बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो हमने जो 2000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी उसका एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सेक्शन है। तो यहाँ पर 35 एमसीक्यूज़ हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लास 45 और 1 आवर की रहेगी, 45 मिनट 1 आवर तक की। तो एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन जो कम्युनिटी और कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप देते हैं। तो सभी लोग सही आंसर देते हैं। और अभी अपकमिंग टाइम में जो वैकेंसी की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है, तो सभी जगह धीरे धीरे वैकेंसी आते जा रही हैं। हर एक स्टेट में वैकेंसी निकलेंगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि ज़्यादा अभी पहले जैसा नहीं होता है कि आपको 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको विदिन 1 मंथ में इवन एग्ज़ाम तक कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो अभी रिसेंट में कर्नाटक सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ में। एंड देन आफ्टर यूपी सीएचओ की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जो भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। एंड इस साल ईएसआईसी और रेलवे की वैकेंसी आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 2019 से ईएसआईसी और रेलवे ने कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है। तो 2000 एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट हुआ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अदर नर्सिंग सब्जेक्ट के 2 से 4 एमसीक्यू ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया था, वो था डिले इन फॉलिंग अस्लीप इज़ नोन एज। आई होप आपको आज पूरी स्क्रीन शो हो रही होगी, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए हाफ स्क्रीन क्वेश्चन की साइड से कटने लगती है। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिले इन फॉलिंग अस्लीप इज़ नोन एज। तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाएगी? तो ऑप्शन में था लेट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया, एक्यूट इंसोम्निया या फिर इनिशियल इंसोम्निया। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था एमपीपीवी के एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर था वो क्या था? एक्यूट इंसोम्निया। यहाँ पर नेम, और जो आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विच नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में एडीएचडी में यूज होने वाली जो मेडिसिन है जो कि नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है और उसमें नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन भी प्रेजेंट है। तो मेडिसिन कौन सी है? तो जो एडीएचडी और एंजाइटी इन दोनों में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन भी है वो मोस्टली जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग भी मानी जाती है एडीएचडी और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। तो ऑप्शन में है एटोमॉक्सेटिन, डेक्सामेफेटामाइन, मिथाइल फेनिडेट या फिर फिमोजिड। तो जो मेडिसिन है नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन के साथ साथ एडीएचडी के ट्रीटमेंट में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में एंड साथ ही साथ एंजाइटी ट्रीटमेंट में भी ये मेडिसिन यूज़ होती है। तो मेडिसिन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ऑलरेडी आपके सामने है, तो आंसर भी आप लोग जब प्रीमियर क्लास चलती है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ताकि आपका भी जो नॉलेज लेवल है वो बढ़े और आपको पता चले कि जो यहाँ पर मेडिसिन के नाम है वो कौन सी है और आपने सही नाम है जो चूज़ किया है या नहीं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एटोमॉक्सेटिन मेडिसिन, जो कि एडीएचडी एंड एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो जो एडीएचडी है एक क्या है? सिलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। यदि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर क्लास पूछते हैं कि किस क्लास की ड्रग है तो ये कौन सी ड्रग है? सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेडिसिन है, जो कि एडीएचडी और एंजाइटी जो मोस्टली एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। साथ ही साथ एडीएचडी के अलावा जो मेडिसिन है एटोमॉक्सेटिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो एक एडल्ट के लिए आप आयरन इंजेक्शन कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन में है इंटरडर्मल इन द फोर आर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल या फिर इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन है हमारी नर्सिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो ये सभी को पता है कि आयरन इंजेक्शन की बात हो रही है तो इंट्रामस्कुलर रूट से ही ये दिया जाता है।
और इसको इंट्रामस्कुलर रूट के साथ साथ जेट ट्रैक मेथड भी अपनाई जाती है। जेट ट्रैक मेथड ओनली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट करने में ही यूज़ होती है। तो जेट ट्रैक मेथड है जो यहाँ पर अपनाई जाएगी, और जो इंजेक्शन है कहाँ पर दिया जाएगा, ग्लूटियल मसल्स में। तो आंसर होगा आपका सी। अब बात हम करेंगे जेट ट्रैक मेथड में क्या होता है कि जेट ट्रैक मेथड से जब जो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं तो जेट ट्रैक मेथड में वही मेडिसिन इंजेक्ट की जाती हैं आईएम रूट से जो इरिटेटिंग होती हैं, जो अदर टिश्यूज़ को क्या कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं। इसीलिए जेट ट्रैक मेथड के थ्रू जब भी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है तो एक तो लीकेज है, ये अदर टिश्यूज मसल्स में इसका लीकेज नहीं हो पाएगा, जिससे टिश्यूज में इरिटेशन नहीं होगी, एंड टिश्यू में इरिटेशन से प्रिवेंट करेगा, मेडिकेशन लीकेज से प्रिवेंट करेगा। इसीलिए जेट ट्रैक मेथड से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इंजेक्ट की जाती हैं। तो इंट्रामस्कुलर रूट तो अपनाया ही जाएगा, बट साथ में जेट ट्रैक मेथड भी यहाँ पे अपनाई जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज। तो एक 12 महीने के बच्चे की एक्सपेक्टेड हाइट क्या होगी? ऑप्शन में है 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल हाइट होती है बच्चे की एट द टाइम ऑफ बर्थ 45 टू 50 सेंटीमीटर तक होती है, बट यहाँ पर 1 साल के बच्चे की जो हाइट है वो पूछी है, तो कितनी होगी? 1 ईयर के बच्चे की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड हाइट। हर एक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होता है, सभी बच्चों में सेम नहीं होता है, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है जो हेल्दी बच्चे हैं, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड हाइट की बात की जा रही है। तो एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है? 75 सेंटीमीटर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है? 45 टू 50 सेंटीमीटर तक होती है मोस्टली। एवरेज माना जाता है वो 45 से 50 होता है, बट यदि एग्जैक्ट आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यदि एक्सपेक्टेड पूछते हैं 1 ईयर की एज में, 12 मंथ की एज में, तो कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। ये देखिए एट द बर्थ जो हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। 3 मंथ की एज तक बच्चे की हाइट 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, 9 मंथ तक 10 और बढ़ जाएगी, 1 ईयर तक 75 हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि यदि बर्थ के टाइम पे 50 है तो 3 महीने में 60 होगी, 60 सेंटीमीटर, 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 75। यदि आपसे 2 ईयर का पूछते तो 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी 1 साल में और बच्चे की हाइट। बट स्टार्टिंग के टाइम में हाइट है जो बहुत फास्ट बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर एज के। एंड 4.5 ईयर तक बच्चे की हाइट कितनी हो जाएगी? 100 पर। इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है? नॉर्मल है, बट जो सांस लेते हैं हम, जो डेप्थ है ब्रीदिंग की वो क्या है? बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड है। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है बट डेप्थ क्या है? बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड है। तो किस टाइप की ब्रीदिंग पैटर्न में आएगी? कुस्माल ब्रीदिंग, ब्रेडिप्निया, ऑर्थोपनिया या फिर हाइपर एपनिया। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट क्या है? नॉर्मल है, बट जो डेप्थ है वो क्या है? वो इंक्रीज्ड है। तो ये किस टाइप की रेस्पिरेटरी पैटर्न है? हाइपर एपनिया। किस टाइप का? हाइपर एपनिया। अब यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो भी आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर कुस्माल ब्रीदिंग, फर्स्ट ऑप्शन है। तो हाइपर एपनिया में क्या हो गया? डेप्थ इंक्रीज्ड है बट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। तो यूपनिया यदि आता है, ई यू एपनिया मतलब तो अदर वर्ड यूज हो जाएगा, एब्सेंस है, सिजेशन है, बट यहाँ पर ईओपनिया, ई यू ऐड होता है, दैट मीन्स क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है। कुस्माल ब्रीदिंग आता है, दैट मीन्स डीप रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न। क्या है? ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है? डीप है, रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न है। और जनरली जो सिचुएशन है, जब कुस्माल ब्रीदिंग सिचुएशन डेवलप होती है जब हमारी बॉडी में एसिडिक कंपाउंड है जो ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। कुस्माल ब्रीदिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न। इट इज़ टिपिकली एन इंडिकेशन दैट द बॉडी और ऑर्गन्स हैव बिकम टू एसिडिक। तो कुस्माल ब्रीदिंग पैटर्न जब देखने को मिलेगा जब हमारी बॉडी कैसी हो जाए? बहुत ज़्यादा एसिडिक पैटर्न की हो जाए। यदि कोई एसिडिक पैटर्न की बॉडी होती है या फिर
एसिड का कलेक्शन होने लगता है, तब जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा हो, कुसुमाल ब्रीदिंग। इस टाइप के केस में क्या होगा, ब्लड में तो एसिडिक कंपाउंड होंगे ही, साथ ही साथ हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में है जो उस तरीके जितना नॉर्मली एक्सपेल होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा CO2। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या होगा, इन एन अटेम्प्ट टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाएगी तो एसिडिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में होने लगेगा, और इस केस में ब्रीदिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ब्रेडिप्निया का मतलब होता है स्लो ब्रीदिंग पैटर्न। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट व्हेन वाइल लाइंग डाउन फ्लैट, जब आप सीधे लेट जाते हैं तब सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम होने लगती है, और इस सिचुएशन जनरली किसी को लंग्स प्रॉब्लम है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है उन्हीं में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देखिए अदर टर्म भी दिए हुए हैं, पैटर्न क्या रहेगा रेस्पिरेटरी रेट का, यूओपनिया दैट मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एंड पैटर्न, टेकिपनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ब्रेडिपनिया में डिक्रीज होगी, एपनिया में ब्रीदिंग पैटर्न ही एब्सेंस हो जाएगा, हाइपर एपनिया में नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ बट जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनी स्ट्रोक्स ये एग्जाम में आता है आपके, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया, तो एपनिया के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट का पैटर्न है वो क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। बायोट्स का मतलब है यहाँ पर एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विथ ग्रुप्स क्लस्टर ऑफ रैपिड रेस्पिरेशन और ऑफ इक्वल डेप्थ एंड रेगुलर एपनिया पीरियड। तो बायोट्स में क्या होगा, जो काइनी स्ट्रोक और इनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि बायोट्स में जो गैप रहेगा बीच में सांस लेने और छोड़ने के बीच का, वो बीच बीच में सही हो जाएगा और अचानक से बहुत ऊपर नीचे होने लगेगा। कुसुमाल ब्रीदिंग जब एसिड ज़्यादा होगा बॉडी में उस टाइम पर होगी। एपनिस्टिक का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेज विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेटरी फेज, तो इनहेल और एक्सेल करने का जो ड्यूरेशन है सांस लेने और छोड़ने का, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, एपनिस्टिक फेज। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है रेस्पिरेटरी पैटर्न को लेके, हर एक एग्जाम में यहाँ पर जितने भी 5 से 6 पैटर्न बताए इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए पूरे जो एबनॉर्मलिटी है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैटर्न और रेट को लेके वो यहाँ पे बता दी गई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन, अ नर्स एंटर अ रूम एंड फाइंड अ पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो एक नर्स रूम में एंटर होती है और देखती है कि जो पेशेंट है वो बेड से कैसे नीचे गिर गया है, लाइंग डाउन है, फ्लोर पर लेटा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन में असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, आस्क द पेशेंट व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन द बेड। तो एज द नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होगी, ये प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन भी हो जाएगा आपको कि कोई पेशेंट आप रूम में गए देखा कि पेशेंट फ्लोर पर लेटा हुआ है, तो ऐसे केस में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। आपको ऐसे केस में जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आप पेशेंट को ना तो असिस्ट करेंगे, इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी है पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, वो आपको सबसे पहले चेक करना होगा, देन आफ्टर आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, अदर थिंग्स कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में यदि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो क्या दे के हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, विटामिन के टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी के कारण होता है, फॉलिक एसिड और फॉलेट की कमी के कारण। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, मदर को यहाँ पर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ऑप्शन में कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से क्या दे सकते हैं, मदर के लिए आयरन और फॉलिक एसिड है जो दे सकते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम क्या देंगे, फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करेंगे मदर को, तो हम इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। इनकेस आपको कंसीव करने के टाइम से पूछा जाता है तो आप वहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जगह कंसीव करने के टाइम से भी फॉलिक एसिड को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फॉलिक एसिड टू द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉलिक एसिड टू द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या है? मॉर्निंग सिकनेस, लिथार्जिक, एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर एक्सेसिव लूज मोशन। तो ये सबको पता है हाइपर एमेसिस बर्डन मीन्स वॉमिटिंग हो रही है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम किस में होता है? प्रेग्नेंट वुमेन में। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, मॉर्निंग सिकनेस होगी, बट जो वॉमिटिंग के लिए टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और ये क्यों होता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होने का मेन रीज़न क्या है? जो एचसीजी हार्मोन है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा बॉडी से सीक्रेट होता है। किसी किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट जितना ज़्यादा लेवल होता है उसी टाइप से वॉमिटिंग है जो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मेन रीज़न क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन। इसका लेवल बढ़ने के कारण ये सिचुएशन डेवलप होती है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या होगा? एक्सेसिव वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच पोजिशन टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सॉरी, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को लेके, तो यहाँ पर किसके कारण हुआ है? एचसीजी लेवल हाई होने के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के कारण। इसमें प्रेगनेंसी में क्या होगी? एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी। और आपको एग्जाम में भी आता है कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन मेनली कब है? जो स्टॉप हो जाती है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो स्टॉप बहुत सारे केस में हो जाती है, बट 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से लेके 4 मंथ तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अपने आप ही ठीक हो जाती है। और जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम और एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, इनिशियल प्रेगनेंसी में, तब डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन तो देना प्रेफर करेंगे ही, साथ ही साथ आप होम रेमेडीज़ के थ्रू भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप जो अपना खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट में आप स्नैक्स लें, बिस्किट लें, जिससे इस चीज़ से आप निपट सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये 4 से 5 पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच पोजिशन टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। जब आप किसी अनकॉन्शियस, बेहोश है यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तब आप उसकी माउथ केयर कर रहे हैं, ओरल केयर करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन में फॉलोअर्स, नी चेस्ट, सुपाइन या फिर साइड लाइन। तो जब भी आप किसी पेशेंट की ओरल केयर करते हैं तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? तो आप उसको पोजीशन देंगे, जिस साइड आप खड़े हैं उस साइड उसको टर्न कर सकते हैं, तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? वो कहलाएगी साइड लाइन पोजीशन। इस टाइप से जब आप ओरल हाइजीन कर रहे हैं, किसी पेशेंट की ओरल केयर करते हैं, पेशेंट क्या अनकॉन्शियस है, तो ऐसे केस में हमें पेशेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे? चोकिंग और एस्पिरेशन से, ताकि जो ब्रीदिंग फ्लूइड है, फूड है, वॉमिटस है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है लंग्स में, तो उसको हम क्या कर सकें? चोकिंग होने से प्रिवेंट कर सकें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? साइड लाइन पोजीशन है जो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में आ भी सकता है कि पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को यदि आप साइड लाइन पोजीशन देते हैं तो किससे प्रिवेंट करने के लिए देंगे? चोकिंग और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। एस्पिरेट वो क्या कर सकता है? ब्रीदिंग फ्लूइड है, फूड है, वॉमिटस है, कुछ भी एस्पिरेट कर सकता है, तो इसीलिए हम साइड लाइन पोजिशन देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिस्टर तिवारी डेवलप्ड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डाइवोर्स, हियर डाइवोर्स इज कंसिडर्ड एज। तो कोई भी पर्सन है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टर तिवारी ले लिए गए हैं, तो उनको क्या हो गया है? डिप्रेशन हो गया है। उनके डिवोर्स के बाद, उनका तलाक हुआ, डिवोर्स हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, तो उनका जो डिवोर्स है यहाँ पर कौन सा फैक्टर होगा? प्रेसिपिटेटिंग, परपिएटेटिंग, प्रेडिस्पोजिंग या फिर पर्सनालिटी फैक्टर। तो मिस्टर तिवारी नाम का जो पर्सन है उसको डिप्रेशन हुआ है, तो उस डिवोर्स है जो यहाँ पर वर्ड डिवोर्स है, जो किस टाइप का फैक्टर में कंसीडर किया जाएगा? प्रेसिपिटेटिंग, परपिएटिंग, प्रेडिस्पोजिंग या फिर पर्सनालिटी। तो ये चीज़ जो डिवोर्स वर्ड है यहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया, उनके लिए ट्रिगर हो गया, और स्पेशली करंट की ऐसी सिचुएशन हो गई जिसको वो हैंडल नहीं कर पाए और वो डिप्रेशन में चले गए। तो यहाँ पर डिवोर्स क्या हो गया? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ये चीज़ पहले से ही उनकी डिसाइड थी। क्या थी? उनकी डिसाइड थी, बट उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए ये चीज़ किस में चली जाएगी? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में। अब जो यहाँ पर चारों फैक्टर दिए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं कि है क्या चीज़। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब होता है
टू अ स्पेसिफिक इवेंट और ट्रिगर टू द ऑनसेट ऑफ द करेंट प्रॉब्लम। तो करेंट प्रॉब्लम को लेके और तुरंत जो चीज़ हुई है उसको लेके आपकी बॉडी में या फिर कोई भी बॉडी की जगह आपके माइंड में कुछ भी इस तरीके से ट्रिगर या फिर एक स्पेसिफिक इवेंट, किसी की डेथ हो जाए, आपके जो लव्ड वन है किसी की डेथ हो जाए, कोई खो जाए, जॉब चली जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में, क्योंकि आपने ये चीज़ सोची नहीं बट आपके साथ हो गई, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जिसमें पर्सन अपने आप को तुरंत उस चीज़ से क्या नहीं कर पाएगा, कोप नहीं कर पाएगा और वो डिप्रेशन में या फिर किसी अदर प्रॉब्लम में जा सकता है। फिर आता है यहाँ पर परपिटुएटिंग फैक्टर्स, द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग द पेशेंट सिम्टम टू कंटिन्यू और प्रोग्रेसिवली वर्सन। तो परपिटुएटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होंगे कि पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, बट यदि ये फैक्टर्स और साथ में शामिल हो जाते हैं तो उस चीज़ को और ज़्यादा वर्सन बना देंगे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव के साथ बहुत फास्ट तरीके से क्या करेंगे, जो सिम्टम्स हैं उनको और ज़्यादा वर्स्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, द रिस्क फैक्टर दैट मेक अ पर्सन मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग अ डिसीज। तो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर जो पर्सन को और ज़्यादा डिसीज होने के लिए ससेप्टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों फैक्टर हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रेसिपिटेटिंग का मतलब कि ऑनसेट और करंट सिचुएशन के कारण आपको कोई जो प्रॉब्लम हुई है वो आएंगे। परपुएटिंग में आपके जो सिम्टम्स ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में हो और ज़्यादा उस चीज़ को कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और उस पर और ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। थर्ड है प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, कि आप ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर आपके साथ डेवलप होते हैं जो आपकी डिसीज़ को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे, या फिर आप हेल्दी हैं बट आप मान लीजिए आप हेल्दी हैं बट आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट, फैट वाली डाइट लेना स्टार्ट कर दी, तो ऐसे में ये चीज़ क्या करेगी, आप पहले से हेल्दी थे बट आप के लिए जो सभी चीज़ें हैं क्या करेंगे, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का काम करेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, यदि आप हाई फैट डाइट लेंगे, आपके जो लिपिड लेवल हैं वो सभी डिस्टर्ब होंगे, तो किस में आ जाएंगे, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg, व्हाट विल बी हिज रिक्वायर्ड वेट एट द एज ऑफ 4 ईयर। यदि किसी बच्चे का एट द बर्थ वेट कितना है, 3 किलोग्राम है, तो उसका 4 साल की एज में बर्थ वेट कितना होना चाहिए। ऑप्शन में 6 kg, 12 kg, 14 kg या फिर 16 kg। तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि 6 मंथ में, 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है। यदि बच्चे का बर्थ वेट 3 किलोग्राम है, 3 kg है, तो आफ्टर 5 to 6 मंथ कितना हो जाएगा, 6 kg, एंड 1 ईयर में कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाएगा। तो हाँ, जो डबल होगा कब, 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल कब होगा, 1 ईयर में। तो यहाँ पर पूछा है कि 4 साल में कितना होगा, तो हमें 2 साल तक का सभी ने पढ़ा है, सभी को याद होगा, बट जो 4 ईयर का पूछा है तो कितना होगा 4 ईयर में। तो ऑप्शन में 6 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 14 किलोग्राम या फिर 16 किलोग्राम। तो 4 ईयर के बच्चे का जो बर्थ वेट होगा वो कितना होगा, 16 kg, 16 किलोग्राम होगा। और ऐसा क्यों कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी का बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ की एज में, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाएगा, एंड 2 ईयर में क्वाड्रिपल्स, मतलब कि 4 गुना। कब हो गया, 4 गुना कब हो गया, 2 साल की एज में। तो यहाँ पर ऑप्शन में था 3 किलोग्राम बर्थ वेट है, 3 kg है, तो ये डबल कब हो गया, 5 to 6 मंथ की एज में। ट्रिपल हो गया कब, 12 साल, सॉरी, जो ट्रिपल कब हो गया, 1 ईयर की एज में या फिर 12 मंथ एज में। फिर ट्रिपल के बाद क्वाड्रिपल्स होगा, तो क्वाड्रिपल्स कितना जो क्वाड्रिपल्स होगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो वो कितने कब होगा, 2 साल की एज में। फिर बात आती है यहाँ पर क्वाड्रिपल्स के बाद जो हर ईयर वेट बढ़ता है वो सिंगल टर्म में बढ़ेगा कि 1 kg बढ़ेगा, तो 4 साल की एज में कितना हो जाएगा, 16 kg। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कॉज द पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन। तो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जिसके कारण पुअर विजन और देखने में स्पेशली कलर परसेप्शन में डिफिकल्टी होगी। ऑप्शन में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन या फिर पायराजिनामाइड। तो ये सभी क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैं
जिनके कारण विज़न भी कमज़ोर होगा आपका, डिफ़िकल्टी भी होगी कलर को परसीव करने में या फिर देखने में। तो सभी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो एग्ज़ाम में आपको आते हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ऑप्शन में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटल, रिफाम्पिसिन या फिर पायराजिनामाइड। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कि पुअर विज़न के लिए है, जो कॉज करेगी, तो वो क्या है, वो यहाँ पर वो इथाम्ब्यूटॉल। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑक्टोटॉक्सिसिटी और जो वेस्टिबोकोक्लियर नर्व उसको डैमेज करने का काम कर सकती है। रिफाम्पिसिन येलो, रेडिश, ऑरेंज कलर की यूरिनेशन कॉज कर सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये भी आते हैं कि कौन सी मेडिसिन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो वेस्टिबोकोक्लियर नर्व या फिर ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट कर सकती है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। विजन को लेके है तो वो है थाम्ब्यूटोल। यूरिन के लिए जो टेम्प्ररी तरीके से यूरिन का कलर चेंज कर देगी, ऑरेंज कर देगी, रेड कर देगी, तो क्या, रिफाम्पिसिन। यहाँ पर ये देखिए सभी मेडिसिन के जो पांचों मेडिसिन है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं, उनके बेसिक एडवर्स इफेक्ट दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आइसोनियाजिड जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए और पेरिफेरल ड्यूराइटिस का रीज़न बनेगी एडवर्स इफेक्ट। रिफाम्पिसिन हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ साथ रिफाम्पिसिन में क्या होगा कि जो आपको फ्लू लाइक सिम्टम फील होंगे, साथ ही साथ येलो कलर का और रेडिश ऑरेंज कलर का जो क्या होगा, यूरिन या फिर म्यूकस सलाइवा कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली यूरिन आता है एग्जाम में। पायराजिनामाइड में क्या होगा, यूरिक एसिड है इसका ऑक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपर यूरिसेमिया, यहाँ पर जो रेड रंग दिए रेड कलर से लिखा हुआ है हाइपर यूरिसेमिया, मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और गट की सिचुएशन डेवलप होगी पेशेंट में। इथाम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए है जो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन से वेस्टिबोकोक्लियर और जो नर्व है डीफनेस से सिचुएशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इज नोन एज। तो जब हम स्किन पर कोई ऑयल क्या करते हैं, रब करते हैं ताकि लोकल इफेक्ट हो जाए। कुछ भी आपको पेन होता है तो आप कोई सी भी मेडिसिन ले लेते हैं, झंडू बाम ले लेते हैं, विक्स ले लेते हैं, तो आप उसको अपनी स्किन पर रब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस टाइप का इफेक्ट कहलाएगा, इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनक्शन या फिर इन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर आपने ओनली अपना जो स्किन है उस पर रब किया है ऑयल या फिर कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी बाम, तो ये क्या कहलाएगा इनक्शन। क्या कहलाएगा, इनक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर A 50-year-old man present with sudden onset of dyspnea, breathlessness and chest pain। तो एक 50 साल का 50 ईयर का पेशेंट है, उसको सडनली डिस्निया डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में और चेस्ट पेन हो रहा है। एग्जामिनेशन शोज टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, टेकिकार्डिया एंड लो ग्रेड फीवर। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। तो यहाँ पर जब उसका एग्जामिनेशन किया गया तो टेकिपनिया है उसको, हाइपोटेंशन भी है, साइनोसिस भी डेवलप हो रहा है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी हो रहा है, टेकिकार्डिया भी हो रहा है, लो ग्रेड फीवर भी हो रहा है। तो ये सभी टर्म आपको बता चुके हैं कि हाइपोटेंशन में क्या होगा, टेकिपनिया में क्या होगा, तो सभी चीज़ें हो रही, साथ ही साथ उसको लो ग्रेड फीवर है। तो एक इसका क्या है जो डायग्नोस होगा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, स्ट्रोक या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में चेस्ट पेन होगा बट लेफ्ट साइड हैंड से होगा, और उसको पहले जो पेन फील होगा बट उसकी जगह बीपी हाई होगा, यहाँ पर हाइपोटेंशन की सिचुएशन डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पर जो और साथ ही साथ लो ग्रेड फीवर है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट इज While providing care to patient with hepatitis, nursing officers should take special precautions too। तो जब आप किसी हेपेटाइटिस पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो एज अ नर्स आपको कौन से प्रिकॉशन बरतने होंगे। ऑप्शन में प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज कॉशन बाय व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, वियर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स बेड पेन। तो आप यदि किसी हेपेटाइटिस पेशेंट की केयर करते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो हेपेटाइटिस है जो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता है, इसमें ओनली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई है
जो फीको ओरल रूट के थ्रू फैलेगा। कंटामिनेटेड फीको ओरल रूट से के थ्रू क्या होगा, हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो यहाँ पर जब आप पेशेंट के रूम में जाते हैं तो आपको पता नहीं है किस टाइप का हेपेटाइटिस का पेशेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब उसको फूड लाते हैं या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने की बात की जा रही है, मास्क और गाउन की बात की जा रही है, बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन आपको लेना है वो क्या है कि आपको अपने ग्लव्स पहनने जब पेशेंट का बेड पेन क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकेस जो फीको ओरल रूट के थ्रू ही ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस है या फिर निडल प्रिक इंजरी वाला किसी टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई है, हो सकता है हेपेटाइटिस ए या फिर ई वाला हो तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए जब आप पेशेंट का बेड पेन रिमूव कर रहे हो तो आपको अपने ग्लव्स यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, ना ही सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि फीको ओरल रूट से होता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है। फूड लेके आते हैं पेशेंट को तब भी आपको होने के उतने चांसेस नहीं होंगे, ना ही आप उसके रूम में एंटर होते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि अपने ग्लव्स पहन कर ही पेशेंट की केयर करनी है। उसका बेड पेन आप रिमूव करते हैं तो आपको ग्लव्स पहनने होंगे। नेक्स्ट इज टर्म अफाकिया मीन्स। तो अफाकिया का मतलब क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस, इन्हेंसमेंट ऑफ लेंस या फिर लेंस डिसीज। तो अफाकिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लेंस, आंखों में लेंस का ही ना होना। नेक्स्ट इज द यूट्राइन फंडस हाइट ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट, इट इज द लेवल ऑफ अम्बलाइकस हर प्रेगनेंसी इज अबाउट। तो फंडस हाइट यदि अम्बलाइकस तक आ जाती है प्रेगनेंसी स्टेज में तो ये किस वीक में आएगी? ऑप्शन में है 10 to 12 वीक्स, 14 to 16 वीक्स, 20 to 24 वीक्स या फिर 30 to 32 वीक्स। तो यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल की जो फंडल हाइट है वो अम्बलाइकस तक, जो यूट्रस हाइट और फंडल हाइट है कहाँ तक पहुँचेगी? अम्बलाइकस तक, नेवल तक। तो ये क्या कहलाएगी, कब होगी? तो होती है 20 वीक्स में, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो 20 to 24 वीक्स में। ये देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। यदि पूछते हैं 12 वीक में, ओनली 12 वीक में जो फंडल हाइट है कहाँ तक जाएगी? तो अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। एंड 14 to 16 वीक्स में यूट्रस मिडवे बिटवीन प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड अम्बलाइकस। तो ये एग्जाम में आपको आता है, पांचों चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखें कि ओनली 12 वीक्स पूछते हैं तो अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड 14 to 16 वीक्स पूछते हैं या फिर ये पूछते हैं कि कितने ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के कितने वीक्स में जो फंडल हाइट है प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बलाइकस के बीच में रहेगी, तो वो होगी 14 to 16 वीक्स में, 14 से 16 वीक में। 20 to 24 वीक्स में जो फंडल हाइट है वो कहाँ तक पहुँचेगी? अम्बलाइकस तक। जब क्विकनिंग है जो फील होना स्टार्ट हो जाए, क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। जो मल्टीपेरा होती हैं उनमें 16 to 20 वीक में फील होता है, बट जो प्रीमी ग्रेविडा मदर होती हैं उनमें 20 वीक की प्रेगनेंसी में क्विकनिंग फील होना स्टार्ट हो जाती है। और क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। तो ये क्या हो गया? 20 वीक में। अब बात आती है यदि 20 to 38 वीक में पूछते हैं तो जो फंडल हाइट है, जो जेस्टेशनल एज है, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये कहाँ जाएगी? अबव द अम्बलाइकस और बिलो द स्टर्नम, स्किफॉइड प्रोसेस तक। बट 38 to 40 सेंटीमीटर 40 वीक्स में, 38 से 40 वीक की प्रेगनेंसी में जो फुली ग्रेविड यूट्रस है कहाँ तक पहुँचेगी? बिलो द स्किफॉइड प्रोसेस तक, बिलो द स्किफॉइड प्रोसेस तक, स्टर्नम के यहाँ तक, ब्रेस्ट बोन के यहाँ तक। बट जब जो 38 to 40 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन है कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, देन सडनली कुछ दिन पहले ही लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेबी है जो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लाइटनिंग। तो यहाँ पर ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 12 वीक में ओनली अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, 14 से 16 में बीच में रहेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बलाइकस के बीच में। 20 वीक में लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक, जो नेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगा यूट्रस हाइट और फंडल हाइट। 20 to 38 वीक में क्या होगा कि जो फंडल हाइट है ये कहाँ तक पहुँचेगी? अबव द अम्बलाइकस तक। यदि अबव आता है तो 20 वीक के बाद, 24 वीक के बाद होगा।
और लेवल तक आता है कि अम्बलाइकस तक ही लेवल तक पहुंचता है तो 20 में। यदि अबव द जो 30 to 48 वीक्स का टाइम पूछते हैं तो ये फुली कंप्लीटेड ग्रेविडा हो गया, पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद है जो 40 वीक के बाद क्या होता है, लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रीमी में 40 वीक के बाद होगी, बट जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनमें 36 to 37 वीक के बाद ही ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ नर्स यू आर मॉनिटरिंग अ पेशेंट इन इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, यू आर चेकिंग TRP and blood pressure every 15 minutes for first hour. Which value suggests you that there is an excessive blood loss? तो इनमें से आपको कौन सी वैल्यू सजेस्ट करेगी कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है? तो यहाँ पर जो पोस्टमार्टम पीरियड है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड की सिचुएशन है, यहाँ पर आप उसका टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी, पल्स एंड ब्लड प्रेशर हर 15 मिनट में चेक कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू आपको सजेस्ट करेगी कि पेशेंट का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है? तो ऑप्शन में इंक्रीज्ड पल्स रेट 90 to 102, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 18 to 22, टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हेमरेज के साइन पूछे हैं वो कौन से होंगे? तो यहाँ पर एक्सेसिव ब्लड लॉस का मतलब है कि PPH। तो रेस्पिरेटरी रेट तो यहाँ पर नॉर्मल बताई हुई है, एंड जो यहाँ पर टेम्परेचर है ये भी क्या होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है डिलीवरी के बाद, तो ये पोस्टमार्टम पीरियड में उतना कॉमन है, बट ये 101 से आगे जाता है तब हम क्या करेंगे, कुछ भी इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है, परपीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो पल्स रेट है क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, 90 to 102 तक जा रही है हार्ट रेट, और पल्स रेट क्या हो रही है, हाई हो रही है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ये भी आप देख लें, BP कम होगा बट पल्स रेट हाई हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको ये जो सिम्टम है सजेस्ट करेगा कि पेशेंट का क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज की सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड पल्स रेट 90 to 102। नेक्स्ट इज, while assessing Mr. Gupta with Braden scale, the score attained was 8, which indicate that the risk of developing pressure sore for Mr. Gupta is। तो ब्रैडन स्केल प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर को मेज़र करने के लिए, असिस करने के लिए यूज़ होती है। याद रखें, ब्रैडन स्केल किसको असिस करने के लिए यूज़ होती है, प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। तो यदि किसी पर्सन का स्कोर 8 आता है, कितना, 8 आता है, तो जो प्रेशर सोर की सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है किस कैटेगरी में आएगी, माइल्ड, मॉडरेट, हाई या फिर वेरी हाई। तो ब्रैडन स्केल प्रेशर सोर को असिस करने के लिए यूज़ की जाने वाली स्केल है यहाँ पर। तो जब स्कोर आपको 8 दिया जाता है, दैट मीन्स प्रेशर सोर कैसा हो गया है, वेरी हाई। देखिए यहाँ पर ब्रैडन स्केल में 6 चीज़ें चेक की जाती हैं कि जो प्रेशर सोर है वो सेंसरी परसेप्शन तक तो नहीं पहुंच गया है, मॉइस्चर है, एक्टिविटी है, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन या फिर फ्रिक्शन और सियर। तो ये 6 पॉइंट आपको ये याद रखना है प्रेशर जो ब्रैडन स्केल है। फिर माइल्ड टू नो रिस्क तक इसकी जो स्कोरिंग है वो कितनी है, माइल्ड टू नो रिस्क तक। यदि आपका जो प्रेशर सोर है वो कैसा है तो 15 to 23 दिया जाएगा आपको। यदि आपको क्वेश्चन आता कि यदि यहाँ पर स्कोरिंग कितनी है, 15 है, तब आप किसको मार्क करते, माइल्ड को। यदि आपको 13 से 14 दिया जाता स्कोरिंग तो किसको वो मार्क करते हैं आप, मॉडरेट को। 10 से 12 आता तो हाई को, वेरी हाई रिस्क में 6 to 9। तो 6 to 9 जो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फिक्शन। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ब्रैडन स्केल के थ्रू चेक किया जाएगा कि सोर रिस्क, प्रेशर सोर रिस्क है वो कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट टू आर्टरिया ऑफ फीटल हार्ट। तो यहाँ पर कौन सी ओपनिंग है जो फीटल हार्ट में क्या करेगी, 2 आर्टरिया को कनेक्ट करेगी, 2 आर्टरिया को कनेक्ट करेगी, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस विनोसिस, फोरामेन ओवल या फिर लिगामेंटम टेरेस। तो जो यहाँ पर ऐसा कनेक्शन जो कि 2 आर्टरिया को फीटल हार्ट से कनेक्ट करेगा वो क्या है, फोरामेन ओवल। क्या है, फोरामेन ओवल। यहाँ पर ये देखिए आपको संट टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फीटल हार्ट में क्या करेगा, 2 आर्टरिया को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, फोरामेन ओवल। यहाँ पर जो अदर टर्म दिए हैं डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस विनोसिस,
ये फीटल हार्ट जो फीटल हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन होता है उस टाइम की ब्लड वेसल्स हैं। तो डक्टस आर्टरियोसिस एंड डक्टस वीनोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस जनरली आफ्टर बर्थ के कुछ घंटों के बाद ही अपने आप ही ये क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर यदि इनके से नहीं होती है क्लोज, तब पीडीए की सिचुएशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। डक्टस वीनोसिस एक सेंट है दैट अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द अम्लाइकल वेन टू बाईपास द लिवर। तो डक्टस वीनोसिस और डक्टस आर्टरियोसिस ये सभी फीटल सर्कुलेशन के ऑर्गन हैं, और जो कि आफ्टर द डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद जो डक्टस आर्टरियोसिस है तो क्लोज हो जाता है, बट डक्टस वीनोसिस थोड़ा लेट क्लोज होगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन केरेटोटाइप 47XXY इज सीन। तो कौन सी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें 47 क्रोमोसोम XXY देखने को मिलेगा? ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम। तो जो कंडीशन है यहाँ पर केरेटोटाइप 47 जिसमें XXY देखने को मिलेगा वो क्या है? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर अदर जो दिए हैं डाउन, एडवर्ड और पटाउ। डाउन सिंड्रोम को ट्रायोसोमी 21 भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम कम होगा। नेक्स्ट है एडवर्ड, तो इसको ट्रायोसोमी 18 कहा जाता है, एंड जो कि थर्ड कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 8 की। तो यहाँ पर क्या है? ट्रायोसोमी 80 मीन्स एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 20 ट्रायोसोमी 21, पटाउ सिंड्रोम ट्रायोसोमी 13। ये याद रखें क्योंकि और किसका दूसरा नाम है भी आता है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए ट्रायोसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम के लिए ट्रायोसोमी 18, पटाउ सिंड्रोम के लिए ट्रायोसोमी 13, और केरेटोटाइप 47XXY देखने को मिल रहा है किसमें? क्लिनीफेल्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न्ड। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्यूरेशन होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैच्यूरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय FSH, मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय LH, या फिर मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल हैं, जो ओसाइट्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स का जो मैच्यूरेशन है किसके कारण होता है? तो ये होता है FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंसन के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है आपको। एज अ स्टाफ नर्स यू आर केयरिंग अ पेशेंट विथ सोरियासिस, सैलिसिलिक एसिड इज प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिटी फ्रॉम दिस मेडिकेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है। यदि कोई सोरियासिस का पेशेंट है तो आपको प्रिस्क्राइब किया गया कि आप उसको सैलिसिलिक एसिड है जो एडमिनिस्टर करेंगे। तो एडमिनिस्टर करने के बाद जब आपने सैलिसिलिक जो मेडिसिन है इंजेक्ट कर दी, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है। तो एक मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होगा, तो कौन सी टॉक्सिसिटी है या फिर कौन सा साइन है, इससे पता चलेगा कि सैलिसिलिक एसिड ओवरडोज हो गया है या फिर टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोरियासिस का मतलब है क्या? इन विच स्किन सेल्स बिल्डअप एंड फॉर्म्स स्केल्स एंड ईची एंड ड्राई पैचेस। तो ये क्या है? स्किन प्रॉब्लम है, ड्राई पैचेस हो रहे हैं, यहाँ पर ईचिंग हो रही है। तो जो पैचेस कैसे हैं? ड्राई है, जिसके कारण वहाँ पर ईचिंग हो रही है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या है? एस्प्रिन, जो सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन है उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आपको बताना है कि सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन का यहाँ पर टॉक्सिटी हुई है तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? रेस्पिरेशन डिक्रीज्ड, टिनिटस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। तो सैलिसिलिक एसिड में जो यहाँ पर कहा है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हुई है मेडिसिन की, तो वो क्या होगी? टिनिटस, जो नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस एंड टिनिटस, ये क्या है? अर्लीस्ट साइन है। नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डायफोरेसिस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, और टिनिटस कानों में रिंगिंग जो साउंड है, जैसे लगेगा कि कुछ बेल्स बज रही हो, तो क्या है? टिनिटस साउंड है। अर्ली सिम्टम है, साइन है सैलिसिलिक टॉक्सिसिटी और एस्प्रिन के।
तो और अदर साइन भी आते हैं। जब टिनिटस हुआ है तो साथ में वर्टिगो भी होगा, आपको टैकीकार्डिया होगा, हाइपर एक्टिविटी होगा, बट ये सब बाद में होंगे। लेकिन अर्लीस्ट साइन पूछते हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस, टिनिटस एंड वर्टिगो। अब जब यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो गई है तो हमें उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है, उसके ओवरडोज को कम करना है, तो क्या यूज़ किया जाता है? एंटीडोट। तो यहाँ पर एस्पिरिन का एंटीडोट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस इज द पॉइंट एट इंटरेक्शन ऑफ। तो फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस, फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस एक एनाटॉमी का क्वेश्चन भी आपको हो जाता है। तो फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस पॉइंट है कहाँ पर होगा? मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन ड्रॉ थ्रू फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, सिक्स इंट्राकोस्टल स्पेस या फिर फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस या फिर इंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड सिक्स इंट्राकोस्टल स्पेस। तो फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस पॉइंट, फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस पॉइंट होता है मिड एक्सिलरी लाइन, लाइन ड्रॉ थ्रू द फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस। यहाँ पर ये देखिए अंडर द आर्म्स के यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है क्या है? फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया आता है तो इमेज आप अपने माइंड में सेट करके रखें, इससे आपको इजीली पता रहेगा। तो ये क्या है? फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस है, यहाँ पर क्या है? फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, जिससे आपको याद रहेगा। और मिड एक्सिलरी लाइन, जो कि यहाँ पर पूरी मिड एक्सिलरी लाइन, मिड चेस्ट है यहाँ से, तो आप इन दोनों को यदि क्रॉस करते हैं तो यहाँ से आपको इजीली याद रहेगा कि फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस के यहाँ पर फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस पॉइंट रहता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू द एक्सॉन थ्रू अ केमिकल सिनेप्सिस। तो एपिडर्मिस लेयर के यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल सिनेप्सिस के द्वारा जो भी आपको टच करेगा या फिर कुछ फील होगा स्किन पर, वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो क्या है? लैंगरहैंस सेल्स, मर्केल सेल्स, वुडजर सेल्स या फिर बर्गर सेल। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है? कौन सी सेल्स हैं? तो वो है मर्केल सेल्स। मर्केल सेल्स को मर्केल रेनवियर सेल्स और टैक्टाइल एपिथेलियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओवल शेप्ड रहेंगी और मैकेनो रिसेप्टर्स का काम करेंगी। जब भी आप लाइट टच करते हैं, कुछ सेंसेशन होता है, तब एपिडर्मिस लेयर के यहाँ पर भी रहे, एपिडर्मिस लेयर के यहीं पर रहती हैं। ये देखिए सबसे ऊपर जो ओवल शेप सेल्स दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये क्या करती हैं कि एक्सॉन्स के जो स्टिमुलाई है, आपने कुछ भी टच किया तो आपको केमिकल सिनेप्सिस के थ्रू क्या करेंगी? सिचुएशन को आगे की तरफ पास करेंगी। कौन सी सेल्स है? मर्केल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पर एज अ नर्स आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, मॉनिटर द वाइटल साइंस या फिर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल साइंस। सो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर कल सुबह मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।